हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का विजन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव हमारे मित्र या शत्रु, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम सभी चर्चा करते हैं। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है? वे जीव जो बहुत ही सूक्ष्म हो, जो आकार में बहुत ही छोटे हों, जिन्हें हम अपनी आंखों से ना देख पाए, जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में। हम जो लिविंग थिंग्स हैं उनके आसपास, मनुष्य में, जीव जंतुओं में, पक्षी में, यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये आपको अंतरिक्ष में भी दिखने को मिल जाते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह है, सर्वत्र है, हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। और 5वां विषाणु। विषाणु को भी हमने सूक्ष्म जीव में ही डाला हुआ है। जो विषाणु है, वायरस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये जो वायरस होता है ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है। इसको निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही लिविंग थिंग्स के संपर्क में आता है ये एक्टिव हो जाता है और ये एक सजीव की तरह कार्य करने लग जाता है। इसलिए जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। कुछ रोग हमारे होते हैं जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी और पोलियो, खसरा, ये सभी हमारे विषाणु अर्थात वायरस से होने वाले रोग हैं। अतिसार, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। प्रोटोजोआ जो है वो सूक्ष्म जीव है। ठीक है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन मच्छर के द्वारा होता है जो सूक्ष्म जीव है वो प्रोटोजोआ, ये बता रही हूँ आपको। टाइफाइड, शेरो, ये जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अब हम इसके बारे में अब हम इसकी संरचनाएं देख लेते हैं। ये जो जीवाणु हमारे होते हैं इनकी आप देख ही रहे हैं। पैरामीशियम की जो आकृति है वो किस तरह से, अमीबा की स्पाइरोगाइरा, और जो हमारे क्लेमाइडोमोनास है, राइजो राइजोबियम की, राइजोपस, पेंसिलियम, एपरजीरियस की, ये सभी इनकी संरचना है जो हमारे जीवाणु है। आइए हम सभी अब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, किस तरह से वो हमारे मित्र बन जाते हो और किस तरह से वो हमें हानि पहुंचाते हो, हमारे शत्रु बन जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि जो सूक्ष्म जीव है वो हर जगह फैले हुए हैं, सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन जो कुछ जैसे शैवाल है, प्रोटोजोआ है, वो बहुकोशिकीय होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य करती है लिविंग थिंग्स में। इसके द्वारा ही जो रोज की हमारी दैनिक जीवन जैविक क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के द्वारा ही होती हैं। जो मनुष्य है वो बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है वो हमारा जीवाणु है। ये जो सूक्ष्म जीव है ये हर जगह रह सकते हैं, दलदल जगह पे, मरुस्थल में, उबलते हुए जल में, ठंडी जगह पे, हर जगह, चाहे कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना हो। ये समूह में रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव और हमारा जीवन। तो जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हमें किस तरह से लाभदायक हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। जो सूक्ष्म जीव है वो विभिन्न प्रकार का कार्य करता है। आपने दही का टेस्ट तो लिया होगा, तो दूध से जो दही बनती है, ब्रेड बनता है और केक, तो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। तो जो केक, इस तरह से जो चीजें बनती है वो किस तरह से बनती है, उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। दही और ब्रेड का बनना, ये किस तरह से बनती है? आपने देखा होगा कि मम्मा क्या करती है, दूध लेती है, थोड़ा गर्म करती है, उसमें थोड़ा सा दही मिलाती है और आप देखते हो कि दही बन के तैयार हो जाती है।
लेकिन ये इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस सिंपल है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो ही दूध से दही का निर्माण करते हैं, सूक्ष्म जीव। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक का एक जीवाणु होता है, वही दूध को दही में परिवर्तित करता है। जो हमारा चीज पनीर होता है, अचार होता है, अनेक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो इसी के द्वारा ही निर्मित होते हैं। इडली, भटूरा, इस तरह से इन सब का निर्माण भी ईस्ट द्वारा ही होता है, जो आप बहुत ही अच्छे से पसंद करते हैं। देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है, हमने कुछ मैदा लिया है बर्तन में और उसे हमने गूंद कर तैयार किया है। उसमें हमने थोड़ा इनो वगैरह डाल दिया है, जैसे हम भटूरे के लिए तैयार करते हैं अपनी मैदा को। लेकिन कुछ समय यदि हम उसको छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए, तो उसमें खमीर उठकर तैयार हो जाता है। जो ईस्ट होती है वो क्या करती है, बहुत ही तेजी से जनन करके उसमें श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित कर देती है। गैस के बुलबुले उसमें उठने लगते हैं। इसी आधार पर ब्रेड, पेस्ट्री और केक सभी तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो अत्यंत ही है हमारे जीवन में। इसी के द्वारा अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, सूक्ष्म जीव का औषधीय उपयोग किस तरह से हम कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप बीमार पड़ते हो तो आपको मम्मा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक आपको दवा देती है और आप ठीक हो जाते हो? तो आपने कभी सोचा है कि ये दवा खाने से आप ठीक कैसे हुए? तो आजकल जो जीवाणु, कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का जो उत्पादन हो रहा है, उससे कवक, जीवाणु आदि सभी ये सभी नष्ट हो जाते हैं। विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवी जो संवर्धन करते हैं, बढ़ते हैं, तो उसकी हम जो दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक दवाई, उससे वो चीज कम हो जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये नाम तो आपने पढ़ा होगा। इन्होंने जीवाणु रोगों से बचाने के लिए उपयोग किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस फफूंद से ही पेनिसिलिन बनाई गई। जो पशु को हम आहार देते हैं या डोंगी का जो भोजन होता है, उसमें भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। प्रतिजैविक क्यों मिलाए जाते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो उनके आहार नाल में हो या फिर उनकी जीवा पे हो, तो वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए, इसलिए उनके आहार में हम प्रतिजैविक मिलाया जाता है। शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? टीकाकरण क्या होता है? एक्चुअली वैक्सीन क्या होती है? बच्चे होते हैं उनको शुरुआत में ही वैक्सीन लगाया जाता है, जिससे आगे चल के उनको बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। ये एक प्रतिरक्षा का कार्य करती है और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में हेल्पफुल होती है। और बड़े होने पर यदि हमें उस तरह का कोई बीमारी होती है तो ये हमें बचाने में हेल्पफुल होती है। जैसे अब तो हेपेटाइटिस का टीका और टीबी का टीका, हर जगह का टीका लगाया जाता है बच्चों को बचपन से ही। हैजा, क्षय, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन या टीका लगाया जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीके की खोज की थी 1798 में। आप बताइए, आपको कभी आपने वैक्सीन लगवाया था बचपन में? अरे अभी भी हमने लगवाया है यार, भूल रहे हो आप? नहीं याद आ रहा? कोवैक्सीन अभी तो लगवाया, अभी तो गया भी नहीं है, अभी से कैसे भूल सकते हो यार। चल, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अब हम फायदे तो पढ़ ही रहे हैं। अब थोड़ा सा ये देखिए कि कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने बताया था कि जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है, तो वो छोटे छोटे जीवाणु हमने बताया था उसमें, हमारे जो केंचुए थे वो क्या करते हैं, उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं मिट्टी की। हमने कल फसल पढ़ा था ना, उसमें हमने चर्चा की थी। तो कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, कुछ पौधे होते हैं ना कि वो सीधा वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में हेल्पफुल होते हैं जीवाणु और हमारे नीले हरे शैवाल।
पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो पर्यावरण को शुद्ध रखने में हमारी रक्षा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। ये जो सूक्ष्म जीव है ये हमें हमारी सेहत के लिए हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। किसी भी मतलब कोई भी पॉइंट है, यदि उसे हमें लाभ मिल रहे हैं तो हानि भी वो हमेशा जरूर पहुंचाएंगे। तो इसी तरह से इनका सूक्ष्म जीव का है वो हमारे लिए लाभदायक है तो हमें थोड़ी बहुत हानि भी पहुंचाते हैं साथ के साथ। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं, मतलब जो हमें रोगी बना देते हैं वो रोगाणु है। सिंपल। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े या चमड़े की वस्तुओं से बढ़ते हैं। संदूषित का मतलब है फैलते हैं। आइए हम इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में कौन कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें संचरण रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स या क्षय रोग। ये ऐसे रोग हैं जिसमें व्यक्ति को अलग कमरे में रखा जाता है और उसके अलग कपड़े, उसको अलग टॉवल वगैरह अलग से ही उसको केयर की जाती है। और लोगों के संपर्क में आएगा तो वो और लोग भी उससे पीड़ित हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमें जुकाम होता है तो हम छींकते हैं तो हम हैंकी रखते हैं, क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसी इन्वायरमेंट में छींक देंगे तो दूसरा व्यक्ति को भी वो पहुंच के उनको भी जुकाम हो जाएगा या वायरस हो जाएगा। कुछ कुछ कीट और जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीव के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी हो गई या मच्छर हो गए। आपने देखा है मक्खी होती है वो भोजन पे बैठती हैं हमारे, फिर उसके बाद हमें बहुत बीमार कर देती हैं। इस तरह से मच्छर है। मच्छर क्या है? मच्छर हमारा बहुत खून चूसता है, बहुत ज्यादा हमें बीमार कर देता है, हमें मलेरिया, डेंगू इत्यादि रोग फैला देता है। जो एडिस मच्छर है वो डेंगू वायरस कर देती है, हमें डेंगू कर देती है। और जो प्लेस्मेडिया है वो हमें मलेरिया कर देता है। तो ये मच्छर जो है ये हमें मलेरिया और डेंगू के वाहक होते हैं। इसीलिए भोजन को ढक कर रखना चाहिए, बिना ढका भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। आपको जो जल होता है रुका हुआ जल वो भी अपनी नालियां, कूलर वगैरह साफ करके रखना चाहिए, उसमें पानी भरा हुआ रखकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे मच्छर उत्पन्न होंगे और जब मच्छर पैदा होंगे तो वो मलेरिया डेंगू फैला देगा। देखिए ये आपको दिखाई दिया होगा चित्र में 2.1 में मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले सामान्य रोग। इसमें कुछ मानव रोग दिए हुए हैं, फिर उसके बाद रोग कारक सूक्ष्म जीव दिया हुआ है, संचरण का तरीका मतलब किस तरह से फैलता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या किसी मच्छर के द्वारा। फिर उसके बाद बचाव के सामान्य तरीके हैं। आप देख ही रहे होंगे कि जो क्षय रोग होता है टीबी वो जीवाणु के द्वारा और वायु के माध्यम से फैलता है। खसरा वायु के द्वारा वायरस है। चिकन पॉक्स वायरस है, सीधा वायु के संपर्क से फैलता है। पोलियो भी हमारा वायरस है। पोलियो अब हमारा भारत से खत्म हो चुका है। आपको पता है हमारा जो इंडिया है वो पोलियो फ्री हो चुका है 2014 में। यह भी वायु द्वारा फैलता है। तो इस प्रकार के जो रोग हैं ये क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलिया, इसमें बचाव के तरीके क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है। रोगी की जो वस्तु है उनको भी अलग तरह से रखा जाता है और उनका टीकाकरण कराया जाता है। हैजा, टाइफाइड ये जीवाणु द्वारा फैलते हैं और ये जल और भोजन के द्वारा फैलता है। इसलिए हैजा सबसे ज्यादा हैजा तभी होगा जब तुम्हारा भोजन या जल दूषित होगा। इसलिए इनके बचाव के उपाय क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल का उपयोग करें, टीकाकरण अवश्य करवाएं। इन सभी जितने भी रोग हैं इसमें टीकाकरण अवश्य होना चाहिए। हेपेटाइटिस ये भी जल के द्वारा फैलता है। यदि आप दूषित जल
पी लेते हैं तो आपको हेपेटाइटिस हो जाता है। इसलिए हमेशा यदि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं जैसे भी है तो अपना जल अवश्य लेके जाएं साथ में या फिर उबला हुआ जल ग्रहण करें। मलेरिया क्या है? मलेरिया प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्म जीव से फैलता है। यह मच्छर के द्वारा फैलता है, आपको पता ही होगा, रोज रात को मच्छर काटते ही होंगे यार, काटते हैं गर्मियों में। मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए, ओडोमॉस लगानी चाहिए। सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य, ये जो सूक्ष्म जीव है ये केवल मनुष्य में और जीवाणु को उत्पन्न नहीं होते, ये हमारे पेड़ पौधों में भी उत्पन्न होते हैं और सामान्य रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे नींबू का कैंकर रोग, गेहूं का रस्ट रोग, भिंडी का पीत रोग। तो इनके जो जीव हैं वो भी अलग अलग है सूक्ष्म जीव। नींबू में जीवाणु द्वारा फैलता है, गेहूं में कवक द्वारा फैलता है और भिंडी में वायरस द्वारा फैलता है। इनके संक्रमण के तरीके भी अलग अलग है। नींबू में वायु के द्वारा फैलेगा, गेहूं में वायु या बीज के द्वारा और भिंडी में कीट द्वारा। खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग ये तो हो ही जाता है। फूड पॉइजनिंग यदि हम बाहर निकल जाते हैं, कहीं पिज्जा विज्जा कुछ खा लेते हैं, उस तरह से भी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब है हमने कुछ खाया उसके बाद हमें तुरंत उल्टी हो गई या दस्त हो गया और हमें कमजोरी महसूस हो रही है, तो वो फूड पॉइजनिंग का ही एक कारण बनता है। ठीक है, तो इस तरह के भयंकर रोग से बचने के उपाय सोचने चाहिए। हमें पैक हुआ भोजन ही खाना चाहिए, जो खुला भोजन है वो नहीं करना चाहिए बाहर का। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें खाद्य परीक्षण करना चाहिए, यानी अपने खाद्य को, अपने भोजन को बचाकर हम कैसे रख सकते हैं। तो इनके इसके विभिन्न तरीके हैं। एक तो सबसे पहले आप अपने भोजन को पका लें, उसके बाद उसे हमेशा ढक के ही रखें और जब खाएं तभी उसे निकाल कर खाएं, ऐसे नहीं खुला छोड़ दें। सबसे पहला तरीका तो ये है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हम किस तरह से अपने भोजन को सेव कर सकते हैं। तो पहला है रासायनिक उपाय। नमक और खाद्य तेल, जो सरसों का तेल होता है, नमक होता है, वो सबसे बड़ा रोकथाम होता है इन सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए। ये परीक्षक करता है, उनको रोकथाम करता है। नमक और खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार में करते हैं। आप सभी ने अचार का आप सभी ने आम का, नींबू का अचार तो खाया होगा, तो वो सभी उसमें हमारा नमक और हमारा तेल यूज होता है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये हमारे सामान्य परीक्षक हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में इन दोनों की उपयोगिता होती है। नमक द्वारा हम कैसे सेव कर सकते हैं अपनी खाद्य सामग्री को? नमक का उपयोग मांस मछली को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है लंबे समय तक। जीवाणु की वृद्धि भी रुक जाती है यदि मांस मछली में हम लगा के रखें तो। और नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के उपयोग में भी किया जाता है। चीनी का जैम जेली चीनी से बनाई जाती है, आपको अच्छे से पता होगा। तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, चीनी के प्रयोग से नमी में कमी आ जाती है, इसलिए हम चीनी का लेप लगा के रखते हैं। तेल और सिरके के द्वारा भी हमारा भोजन सेव होता है, सुरक्षित बनता है। गर्म और ठंडा करके हम सभी दूध लेते हैं, दूध वाले से फिर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं? मम्मा गर्म क्यों करती है दूध को, आपने देखा होगा। तो मम्मा दूध को गर्म इसलिए करती है ताकि उसके जो सूक्ष्म जीव हो दूध में यदि उपस्थित हो तो वो सब नष्ट हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ जैसे डेयरी मिल्क हो गया हमारा, डेयरी मिल्क है ना हमारा, या फिर अमूल दूध हो गया, तो वहाँ क्या होता है, वो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में दूध का क्या होता है, पाश्चीकरण होता है। पाश्चीकरण का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। पाश्चीकरण में क्या होता है, पाश्चीकरण में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 15 और 30 मिनट तक उसे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसे तुरंत एक आग ठंडा करते हैं और फिर उसे भंडारण कर देते हैं पैकिंग में। उसमें जो हमारी एयर होती है वो नहीं जा पाती, एकदम से तुरंत गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को पाश्चीकरण कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। भंडारण और पैकिंग, आजकल जो पैकिंग में सामान आता है तो उसमें जो एयर होता है वो ना के बराबर होता है। यदि उसमें एयर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, सब चीज हमारी खराब ही हो जाएंगी, एयर के साथ ही मिल गई। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है? देखिए, जो हमारे कुछ पौधे होते हैं वो सीधा वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं,
आपने दलहन की फसल को देखा होगा, जो दलहन का पौधा होता है वो सीधा नाइट्रोजन वायुमंडल से ग्रहण नहीं करता, उसके साथ एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो उनकी उनके ग्रंथियों में पाया जाता है, इसकी जड़ों में पाया जाता है। वो क्या करता है, जो राइजोबियम होता है वो स्थान प्राप्त करता है, और जो पौधा होता है उसको क्या चाहिए, उसको नाइट्रोजन चाहिए। तो इन दोनों के मेल से दोनों का कार्य संपन्न हो जाता है, एक को नाइट्रोजन चाहिए और एक को रहने के लिए स्थान। तो वो क्या करता है, जो हमारा राइजोबियम होता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, और फिर उसमें से नाइट्रोजन की जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उसकी जड़ों में पहुंचा देता है, और फिर जब जल और वायु का मिश्रण होता है तो जड़ ग्रहण करती है नाइट्रोजन को, और फिर वह उसकी पत्ते वगैरह में पहुंच जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन एक पौधे को प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन चक्र को हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, फिर वह जा रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो रहा है। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक प्राप्त करते हैं। फिर वह नाइट्रोजन कहा जाता है पौधों द्वारा, और पौधों को जो खाने वाले जंतु हैं उन उन तक वह नाइट्रोजन जाता है। उत्सर्जन एवं जीवाणु की मृत्यु, इसका मतलब है पौधों में नाइट्रोजन पहुंचा, लेकिन जो पौधों को खाते हैं जंतु उनमें भी नाइट्रोजन पहुंचा, और जो वो जंतु मतलब मर जाएंगे, उनका कोई शिकार कर लेगा, या फिर उनके उत्सर्जन द्वारा जो नाइट्रोजन निकलेगी तो वो नाइट्रोजन दोबारा से मिट्टी में मिल जाएगी, तो यानी पौधों से चली और दोबारा पौधों को मिल गई। तो ये चक्र चलता रहता है, नाइट्रोजन चक्र आपको मैंने विस्तार से बताया आपको। चलिए एक बार फिर से हम संक्षेप में इनका वर्णन कर लेते हैं। जो बताएं, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से जो नग्न आंखें उनसे नहीं देखा जा सकता, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, बर्फीले स्थान पर, मरुस्थल में, अंतरिक्ष में, हर जगह, मतलब आपकी चारों तरफ फैले रहते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखने पड़े तो हर जगह हमको ये दिखाई पड़ जाएंगे। तो सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जंतु, शरीर हर जगह पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये हमने 4 प्रकार के पढ़े थे, उसमें हमने एक वायरस विषाणु भी पढ़ा था। विषाणु केवल प्रपोषी होते हैं, जैसे जीवाणु पादप जंतु के गुणक कहलाते हैं, मतलब निर्जीव होते हैं, यदि किसी के संपर्क में आएंगे, सजीव के संपर्क में आएंगे तो ये सजीव जैसा करने लग जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल की वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी हैं, मतलब अल्कोहल के बनाने में भी सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधे, अवशिष्ट जंतु का अपघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, वही ह्यूमरस का निर्माण करते हैं। सड़ी गली जो पौधों की पत्तियां होती हैं, जो खुद से ही टूट कर गिर जाती है, पुरानी हो जाती है, वो जो हमारे जीव जंतु होते हैं जो मर जाते हैं तो उनका अपघटन होता रहता है, वो ह्यूमरस पैदा हो जाता है कुछ समय बाद, उसको ही बोला गया है। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं। भाई हमारे भोजन में सूक्ष्मजीव मिल जाएंगे तो वो क्या कर देंगे, फूड पॉइजनिंग कर देंगे, हमें उल्टियां आने लगेंगी, दस्त हो जाएगा, इस तरह से रोग हमारे उत्पन्न हो जाएंगे। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषैला कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों, ये भी मैंने आपको अभी बताया है, राइजोबियम और दलहन की फसल के साथ एक साथ दोनों रहते हैं और नाइट्रोजन पर स्थिरीकरण करते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वही बता रही हूँ मैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं, मतलब जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उसे सीधा ग्रहण नहीं कर सकते पौधे, तो उनका क्या किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है, जिससे कि वो नाइट्रोजन प्राप्त कर सके। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।